दादरपुर की घटना जितनी है उससे कहीं बढ़ा चढ़ा के बना दी गई है। सवाल ब्राह्मण समाज का और यादव समाज का नहीं है। कथा कोई भी कह सकता है। अपनी जाति को छिपाकर अगर आप कुछ कर रहे हैं तो ये गलत है। तो आपको लगता है कि अगर जिसके साथ पूरी रात मारपीट की गई हो और वो सुबह उठ के कार्यालय भी आ जाएगा लखनऊ इटावा? नहीं, ये गलत है। मुझे लगता है ये सारी चीज़ गलत है। उनका सर मुड़वाया गया, ये सही है। अगर कहीं वहाँ पे पुलिस प्रशासन इस तरीके से सक्रिय ना हुआ होता, मुस्तैद ना हुआ होता, तो क्या होता उन ब्राह्मण गांवों का जिनके लिए ये भीड़ वहाँ पे एकत्रित हुई थी? देखिए, कहीं न कहीं ये राजनीतिक पार्टियों द्वारा पोषित लोग थे। 27 का चुनाव करीब आ रहा है, किसकी सरकार बनते हुए दिख रहे हैं और क्यों? अब हम लोग तो जो देख रहे हैं अभी तक 27 की चुनाव में मुझे विपक्ष कहीं दिख नहीं रहा। जितनी भी पीसी आपने इधर देखी होगी कहीं मुद्दों पे नहीं हुई होगी। मैं दावे से कह सकता हूँ, आप हर पीसी में जाते भी होंगे आप लोग, किसी भी पीसी में मुद्दों की बात नहीं होती, बस वही। योगी और अखिलेश में क्या अंतर देखते हैं आप? एक तरफ अखिलेश, एक तरफ योगी आदित्यनाथ। योगी निश्चित तौर से ईमानदार व्यक्ति हैं, भाई भतीजावाद नहीं है, पारदर्शी व्यक्तित्व है। ये सारी चीज़ें कहीं न कहीं योगी जी को अखिलेश जी से अलग करती हैं। 27 का विधानसभा चुनाव जैसे जैसे करीब आ रहा है, सभी पार्टियां एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप का खेल कर रही है। इसी कड़ी में इटावा में जो कांड हुआ, यादव कथावाचक के साथ कहा गया उसको जातीय हिंसा में तब्दील करने की कोशिश की गई। कहा यह गया कि ब्राह्मण के जो गांव थे, दादरपुर के जो लोग थे, उन्होंने जानबूझकर यादव कथावाचक के पास गए थे और उसके बाद उन्होंने जानबूझकर उसके ऊपर आरोप लगाया, उसका सर मुंडवाया। इसको लेकर तमाम तरीके की बातें हुई, यहाँ तक कि अहिर रेजिमेंट गगन यादव के नेतृत्व में वहां पहुंच गया और पूरा अफरा तफरी का माहौल बना। पुलिस को हवाई फायरिंग तक करनी पड़ी उस भीड़ को तितर बितर करने के लिए, तब जाके पुलिस पूरी तरीके से कंट्रोल कर पाई। अभी भी इस पे सियासी तापमान चढ़ा हुआ है, आरोप प्रत्यारोप का खेल चल रहा है। समाजवादी पार्टी जहां एक तरफ कह रही कि गगन यादव भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में वहां इटावा पहुंचे थे और जातीय हिंसा में वो बदलने की पूरी घटना को कोशिश किए थे, वहीं भारतीय जनता पार्टी ने गगन यादव के ऊपर एफआईआर दर्ज किया और कहा कि ये अखिलेश यादव की बी टीम है और अखिलेश यादव ही ऐसे लोगों को अपनी छाव और आड़ में रखते हैं कि इस तरीके की जातीय हिंसा भड़काई जा सके। हमारे साथ बातचीत करने के लिए क्षत्रिय महासभा के प्रदेश अध्यक्ष प्रदीप सिंह और बब्बू भैया हैं, इनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे कि इस पूरे मामले का आखिर में तूल क्या है, जड़ क्या है और किस तरीके की ये घटना है, उसको लेकर क्षत्रिय महासभा क्या कुछ सोचती है और किस तरीके से इस पूरे मामले को समझती है। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका फिल्मेटिक्स पे। जिस प्रकार से दादरपुर में ये घटना हुई, इटावा कांड जो हुआ और अभी भी उस पर सियासी तापमान चढ़ा हुआ है, तरह तरह की बातें हो रही हैं, आप कैसे देख रहे हैं क्षत्रिय महासभा के प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते? देखिए, दादरपुर की घटना जितनी है उससे कहीं बढ़ा चढ़ा के बना दी गई है और मुझे लगता है कि पार्टी जो राजनीतिक पार्टियां हैं, राजनीतिक पार्टियों ने इसको जातिगत आधार पर समाज को बांटने का एक निश्चय कर लिया है। और राजनीतिक पार्टियों में नाम नहीं लूँगा, लेकिन मुझे लगता है कि जिस समाज के वो कथावाचक थे, उस समाज के लोगों ने और उस समाज से जुड़े जो पार्टियां हैं, कहीं की उनको तूल दे दिया उन्होंने। और जैसा आपने भी बताया कि उनको जानबूझ के बुलाया गया, ऐसा कुछ नहीं। मेरी जो जानकारी है, हमारे भी संगठन के लोग वहाँ, उन लोगों ने मुझे बताया कि उनको बुलाया नहीं गया था, उनको पूरी आस्था के साथ बुलाया गया था, पूरे सम्मान के साथ बुलाया गया था और ये तय करके बुलाया गया था कि इनसे कथा सुनी जाएगी। लेकिन कथा सुनने के दौरान ही पता चला कि ये ब्राह्मण समाज की नहीं, यादव समाज के हैं। सवाल ब्राह्मण समाज का और यादव समाज का नहीं है। कथा कोई भी कह सकता है। उनके साथ जो हरकत हुई, हम लोगों ने उसकी कहीं भी उसका स्वागत नहीं किया है और मुझे लगता है सभ्य समाज कहीं स्वागत नहीं करेगा जो उनके साथ हुआ। लेकिन अपनी जाति को छिपाकर अगर आप कुछ कर रहे हैं, अपने को ये बता के नहीं मैं ब्राह्मण हूँ और मैं यादव हूँ या हरिजन हूँ या जाटों हूँ, उसको छिपाते हुए अगर आप कोई काम कर रहे हैं तो ये गलत है। हमारी ये आस्था है कि मैं ब्राह्मण से अपनी कथा सुनूँ, ये मेरी आस्था का विषय है, आस्था व्यक्तिगत विषय है और मैंने ब्राह्मण को बुलाया। ब्राह्मण नहीं निकले तो इसमें उस जजमान की गलती नहीं है कि जजमान ने जिसने बुलाया उसको, गलती उस व्यक्ति की है जिसने अपनी जाति को छुपाई। कहीं अग्निहोत्री बताया, कहीं सिंह बताया। तो मुझे लगता है कि इस तरह की चीज़ें कतई गलत हैं और पहले भी है कि तमाम लोगों ने, तमाम तरह के लोग हैं, विद्वान लोग हैं जो कथा कहते हैं और विभिन्न जातियों के हैं वो। किसी ने कोई प्रश्न नहीं उठाया। आसाराम हो, राम रहीम हो, मुरारी बापू हैं, जय गुरुदेव के कितने फॉलोवर हैं, यादव जाति के थे। मुझे लगता है किसी ने नहीं कहा कि जय गुरुदेव। और हम लोग तो ग्रामीण क्षेत्रों से आते हैं, तमाम क्षत्रिय, तमाम ब्राह्मण
उनके फॉलोवर में से थे, उनके भक्तों में से थे। और इतनी उनकी वो थी कि वो कपड़ा पहनते थे उसका उसी तरह का। समाज के लोग मजाक उड़ाते थे लेकिन वो पहनते थे। तो कहीं कुछ ऐसा नहीं था, लेकिन इसको जातीय मोड़ दे दिया गया। मुझे लगता है ये गलत हुआ। तो सर, जिस तरीके से फिर ये देखा गया कि वहाँ पे ये बातें हुई, अखिलेश यादव दूसरे दिन, अगर ये सवाल यहाँ ये भी उठता है कि जब उस यादव कथावाचक के कहा जा रहा है कि उसको रात भर मारा गया, पीटा गया, बंधक बनाया गया, बड़ी प्रताड़ना की गई, और सुबह उठ के वो कार्यालय, सपा कार्यालय कैसे पहुँच गए? जब इतना मारपीट हुआ, इतनी बातें हुई, इस तरीके से मारा पीटा गया, तो आपको लगता है कि अगर जिसके साथ पूरी रात मारपीट की गई हो और वो सुबह उठ के कार्यालय भी आ जाएगा लखनऊ? नहीं, ये गलत है। मुझे लगता है ये सारी चीज़ गलत है। उनका सर मुड़वाया गया, ये सही है। जो पेशाब वाली बात वो भी गलत है, लेकिन यह है कि उनका सर मुड़वाया गया, जिसकी हम लोगों ने, सभी लोगों ने इसकी निंदा की। मुझे लगता है ये गलत, उचित नहीं था। उनके खिलाफ FIR, उन लोगों ने FIR की। 4 ब्राह्मण के बेटे हैं वो उसमें गिरफ्तार हुए। ऐसा तो नहीं सरकार ने, प्रशासन ने कोई ढिलाई बरती उसमें। अगर उनके खिलाफ कुछ हुआ तो प्रशासन ने तुरंत निर्णय लिया और उन 4 लोगों को जो ब्राह्मण परिवार के थे उनको अरेस्ट किया। तो ऐसा नहीं कि सरकार ने कहीं कोई ढीला रवैया अपनाया, लेकिन विपक्ष के लोगों ने उसको हवा बना दिया। कार्यालय बुलाए, उनको कार्यालय बुलाए, सम्मानित किया। सम्मान करने के बाद उनको पारिश्रमिक दिया गया। वो सब ठीक है, आप कीजिए जो करना हो, लेकिन मुझे लगता है कि ये अंतर महसूस होना चाहिए कि ब्राह्मण क्या होते हैं, पंडित क्या होते हैं। ब्राह्मण और पंडित में बहुत महीन अंतर होता है। ब्राह्मण एक जाति, एक वर्ण है, और पंडित कोई वर्ण नहीं है, कोई जाति नहीं है। ब्राह्मण जो है वो जाति, जिसे हम लोग क्षत्रिय हैं। ब्राह्मण जिसे ब्रह्म का ज्ञान हो, जो ब्रह्म के ज्ञान से हमको परिचय करावे, वो ब्राह्मण है। जो हमें वो रास्ता दिखाए, वो ब्राह्मण है। और क्षत्रिय होता है जो क्षत्रप का काम करता है, समाज की सुरक्षा का काम करता है, वो क्षत्रिय है। तो समाज तो इस तरह वर्ण व्यवस्था में बटा हुआ है। लेकिन हमें लगता है कि, और पंडित जहाँ तक बात है, पंडित विद्वान होता है। अच्छा, अमूमन पंडित को माना जाता है हिंदू धर्म का ज्ञाता होता है, संस्कृत का ज्ञाता होता है, और तमाम ऐसे हैं पंडित जो मुझे लगता है कि ब्राह्मण नहीं हैं, लेकिन वो ज्ञाता हैं, विद्वान हैं, उनका सम्मान है। और आप आदिकाल से देख लीजिए, भक्त काल में रैदास, कबीर और रामदास, ये लोग ऐसे थे जिन्होंने एक परंपरा चलाई, जो कतई ब्राह्मण नहीं थे। आज भी उनका सम्मान है। उनके नाम पे तमाम लोग जो है, तमाम जगह मूर्तियां हैं, उनका सम्मान किया जाता है। इस नाते उनके अंदर विद्वता थी। जी, आप कुछ कहना चाहिए? प्रदीप जी, जैसे आप कह रहे हैं कि कथा कोई भी कह सकता है, लेकिन एक उसकी मर्यादा होती है, बिल्कुल, उसकी ज्ञान होती है, एक प्रकाष्ठा होती है कि आप शब्दों की मर्यादा की जो गरिमा है उसको न पार करें। कथा आप कह सकते हैं, लेकिन उसकी एक मर्यादा होनी चाहिए। मर्यादा होनी चाहिए। दूसरी चीज ये कि जैसे ही ये कांड हुआ, कांग्रेस सपा कार्यालय में उनको बुलाया गया, कथावाचकों को सम्मानित किया गया। दूसरे दिन अहिर रेजिमेंट के हजारों की संख्या में कार्यकर्ता और गाली गलौज देते हुए एकदम सड़क पे एकत्रित हो जाना कि मार डालेंगे, काट डालेंगे, इस तरीके का बयानबाजी का दौर शुरू हुआ। यहाँ तक भीड़ इतनी उपद्रव करने लगी कि पुलिस को हवाई फायरिंग तक करना पड़ा। पुलिस की गाड़ियों के शीशे टूट गए। अगर कहीं वहाँ पे पुलिस प्रशासन इस तरीके से सक्रिय ना हुआ होता, मुस्तैद ना हुआ होता, तो क्या होता उन ब्राह्मण गांवों का जिनके लिए ये भीड़ वहाँ पे एकत्रित हुई थी? देखिए, कहीं न कहीं ये राजनीतिक पार्टियों द्वारा पोषित लोग थे। और अगर भारतीय जनता पार्टी ने कहा कि वो अखिलेश यादव की बी टीम थी, गलत नहीं था। अगर करणी सेना कोई कार्यक्रम करती है, अपने पूर्वजों के मान सम्मान के लिए करती है, उनकी सम्मान की सुरक्षा के लिए करती है, तो विपक्ष के लोग कहते हैं योगी जी की टीम है। और जब वहाँ अहिर रेजिमेंट के लोग पहुँचते हैं तो ये कहते नहीं, हमारे नहीं, भाजपा की टीम है। तो चट भी मेरी, पट भी मेरी। हाँ, तुरंत एक बयान दिए कि दिल्ली वाले लगता है यूपी वालों पे खुश नहीं है। हाँ। और उनसे रिजल्ट नहीं पा रहे हैं, इसलिए अब दिल्ली से लोगों को भेजा जा रहा है। नहीं, ये हल्की बात नहीं, इस तरह की बातें। मुझे लगता है कि ठीक है, अहिर रेजिमेंट के लोग गए, जैसे लोग और भी गए थे, करणी सेना के लोग, उन्होंने अपनी उन्होंने एक भावना व्यक्त की। लेकिन जिस हिसाब से उसको तोल दिया गया और जिस हिसाब से समाज को बांटने की कोशिश की गई, मुझे लगता है कि ये हिंदू धर्म को आपस में ही बांटने की कोशिश की जा रही है। सनातन की एक परंपरा रही है, साथ में चलने की, साथ में बैठने की, साथ में खाने की, पीने की, रहने की,
उस परंपरा को कहीं न कहीं तोड़ा जा रहा है। उस भीड़ को कैसे देखते हैं आप, जो इतनी बड़ी संख्या में पहुंची थी और गाली गलौज के साथ धमकियां, यहाँ तक कि महिलाओं के तमाम वीडियो वायरल हुए ब्राह्मण गांव की, जो डरी सहमी थी, धमकी दे रहे थे, कह रहे थे कि हमारा वीडियो बनाने, कपड़े फाड़ डालने की बात की जा रही है, इस तरीके की अशोभनीय। आप एक क्षत्रिय होने के नाते इस पूरे दृश्य को कैसे देखते हैं? मुझे लगता है कि वो भीड़ किसी एक व्यक्ति की बड़ाई भीड़ नहीं थी, एक राजनीतिक दल के लोग आए थे वहाँ पे। व्यक्ति एक चेहरा था सिर्फ, चूँकि वो राजनीतिक दल का जामा नहीं पहनाया जा सकता उसको, इस नाते व्यक्ति एक चेहरा था और थे सब राजनीतिक पार्टी के लोग, और सब विपक्ष के लोग जानते हैं कौन कौन थे वो। और मुझे लगता है कि मामला जो हिसाब से इतना तूल दिया जा रहा है एक कथावाचक को लेके, ठीक है आप कथा कहिए, कथा कहने में कोई आप गुरेज नहीं है, लेकिन आपने कहा ना कि शब्दों में आपकी विद्वता झलकनी चाहिए। अभी मैं उनका सुन रहा था एक हेमराज यादव उनका, हैं। हाँ हेमराज यादव हैं। उनका मैं सुन रहा था कहीं वो जो हनुमान जी कुत्तन की तरह जो है, लंका में घूम रहे थे कुत्तन की पूरी तरह। रात। अब आप हनुमान जी को, हिंदुओं को आप सुना रहे हैं कथा और हनुमान जी को कुत्तन की तरह बता रहे हैं, तो आप अपनी मर्यादा भी तो लांघ रहे हैं। अब आप अपनी मर्यादा लांघेंगे तो आप तो बुद्धिजीवी अपने को मानते हैं, तो आप अपनी मर्यादा में नहीं रहेंगे तो सामने वाला कैसे रहेगा? मुझे लगता है कहीं न कहीं गलत हुआ ये। और उसके बाद क्रिया की प्रतिक्रिया स्वरूप जो कुछ भी हुआ उनके साथ, वो एक क्रिया का प्रतिक्रिया था और वो गलत हुआ, उसको हम लोग मानते हैं कि गलत था। ये सिर नहीं मुड़वाना चाहिए था, वो सब नहीं होना चाहिए था, लेकिन फिर भी सरकार ने एक्शन लिया। छुपा के इस तरीके से कथा ब्राह्मणों गांव में नहीं करना चाहिए। बिल्कुल जाति छुपा के नहीं, आप जात बता दीजिए ना। मैंने कहा नहीं, तमाम ऐसे लोग हैं जो यादव हैं, गैर ब्राह्मण हैं, गैर ठाकुर हैं, कथा कहते हैं, लोग सम्मान से उनकी कथा सुनते हैं, बुलाते हैं उनको, उनका चरण पखाड़ते हैं, चूँकि हम उनको जजमान के तौर पे बुलाते हैं और हम उनको मानते हैं कि ये हमारे कथावाचक जो एक तरह ब्रह्म स्वरूप है ये, तो उनके पांडित्य का हम सम्मान करते हैं। ये जो अखिलेश यादव को बाद में लगा कि गगन यादव के नेतृत्व में जो है रेजिमेंट पहले थे, मामला बिगड़ रहा है, तो उन्होंने तुरंत भारतीय टीम की बी टीम, बता दें कि भारतीय जनता पार्टी वहाँ से भेजी थी उनको। इस तरीके से उनको सिक्योरिटी कैसे मिल जा रहा है, सरकार इन्हीं की है, दिल्ली में भी इनकी है, यहाँ भी इनकी है, उनको कैसे सिक्योरिटी मिल रही है, कैसे क्या मिल रहा है। इतनी बड़ी भीड़ जब आई तो उनको पहले क्यों नहीं पता था? तो अखिलेश यादव का लगता है कि न्यूट्रल पड़ गया जब मामला देखे गरमा रहा है। अब देखिए, अगर बी टीम होती तो 57-58 लोग नामजद लोगों के खिलाफ मुकदमा हुआ, 400 से ज़्यादा लोग उसमें अज्ञात लोग हैं। तो मुझे लगता है अगर हमारी बी टीम होती, सत्ता की बी टीम होती, वो योगी जी की बी टीम होती। अच्छा, करणी सेना भी योगी जी की बी टीम है और अहिर रेजिमेंट भी योगी जी की टीम है, सब आपकी कौन सी टीम है फिर? मुझे लगता है कि चीज़ों को तोड़ मरोड़ के पेश किया जा रहा है और इस तरह सत्ता के लोग, शासन के लोगों ने कोई ढिलाई नहीं बरती, चाहे वो कथावाचक के रूप में रहे हों और चाहे अहिर रेजिमेंट के लोगों ने जो उपद्रव किया, तुरंत उनके खिलाफ एक्शन हुआ। और समाज को बांटने का कोई भी होगा तो योगी जी बख्शेंगे नहीं उनको। अच्छा, अहिर रेजिमेंट वाला कांड तो चलो हो गया, उसके बाद यादव सेना वाले भी कहे कि अब ये यादव सेना भी है अहिर रेजिमेंट के बाद, वो लोग भी कहे कि अब हम लोग भी कूच करेंगे, इटावा जाएंगे और बड़ी संख्या में ये करेंगे वो करेंगे। ये लोग कर क्या रहे हैं? मतलब कितनी सेना बना के जाके करेंगे क्या वहाँ? देखिए, यादव सेना के लोग हों, चाहे रेजिमेंट के लोग हों, चाहे यादव महापरिषद के लोग हैं, जितने लोग हैं अपनी भावनाओं को व्यक्त कर सकते हैं, लेकिन एक दायरे में रह के, संवैधानिक मर्यादा में रह के, और कम से कम उपद्रव न करे वो लोग। और उपद्रव करेंगे तो अपने हिसाब से कानून अपना काम करेगा निश्चित तौर से। अच्छा, इसमें क्षत्रिय किसके साथ दिख रहे हैं? क्या सत्ता आप मानते हैं? जैसे दोनों तरफ से बातें हो रही है, यादव कथावाचक अपनी अपनी बातें रख रहे हैं, वो कह रहे हैं कि हम लोग पहले से अपनी जाति बताए थे, उनको पता था और फिर हम लोगों को बुलाया गया। लेकिन जो ब्राह्मण गांव के लोग हैं, जो मुख्य जजमान थे, वो कह रहे हैं कि नहीं, उन्होंने जाति नहीं बताई, बाद में हम लोगों को पता चला तो ये बातें, अगर पहले ही हमको पता था तो क्यों ये बातें होती? और फिर इस तरीके का अशोभनीय और महिलाओं से छेड़खानी का भी आरोप उसके ऊपर लगा। किसी की कथा खंडित हो जाए, मुझे लगता है ये कोई भी जजमान, वो भी ब्राह्मण, कतई नहीं समझेगा कि मैं बुला के किसी को और अपनी कथा को खंडित कराऊं। तो कथा तो खंडित हुई, इसके लिए दोषी जो है कहीं वो ब्राह्मण परिवार नहीं है, दोषी तो वो कथावाचक हैं जिन्होंने अपनी जाति अग्निहोत्री बताई और थे वो यादव। तो जाति आप सही बताते, उसके बाद आपको उनकी इच्छा थी, वो बुलाते न बुलाते, ये अलग बात है। रही बात क्षत्रियों की, तो क्षत्रियों ने धर्म की रक्षा के लिए हमेशा वो किया है। धर्म की रक्षा के हेतु जो भी करना हो, जैसे भी करना हो, क्षत्रिय उसके लिए आगे आएगा, चाहे उसमें जो भी आड़े आएगा। मुझे लगता है कि सनातन धर्म की रक्षा हमारा पहला कर्म है और क्षत्रियों ने हमेशा वो काम किया है। उसमें चाहे कोई कथावाचक आए, चाहे कोई भी आए, हम उसको बख्शेंगे नहीं। तन मन धन से, मतलब आप बिल्कुल पूरी तरीके से, तन मन धन से। और मुझे लगता है पूरी टीम, पूरी क्षत्रिय बिरादरी, क्षत्रिय समाज, ये समाज ही ऐसा है कि जिसने हमेशा, हमने कहा नहीं, क्षत्रियों का काम है छत्र, सुरक्षा देना,
वो सुरक्षा चाहे सनातन की सुरक्षा हो, चाहे किसी समाज की किसी व्यक्ति की सुरक्षा हो। तो मुझे लगता है कि ये सनातन के को कहीं न कहीं चुनौती देने वाला काम कर रहे हैं लोग, इस तरह के लोग, और उसको कुछ राजनीतिक पार्टियाँ उसको महिमामंडित करने, उसको बढ़ावा दे रही हैं। ये दोनों लोग कहीं न कहीं अपने दायरे में रहें। अगर दायरा टूटेगा तो नुकसान सबका होगा। सबका होगा। एक और सवाल है आपसे कि तमाम जब ये घटनाएं हुई तो सोशल मीडिया पे मीम्स और तमाम तरीके के मैसेज की बाढ़ आ गए। कहा यह गया कि जो ब्राह्मण लोग हैं या ब्राह्मण समाज के लोग हैं उनका हम बहिष्कार करेंगे, इनसे पूजा पाठ नहीं कराएंगे, और सारे समाज से वो कहने लगे कि नहीं, इनका विरोध करिए, ब्राह्मणों का इनसे किसी से कोई पूजा पाठ नहीं कराना है, हम लोग नहीं मानेंगे कथा, हम अपने लोगों से जो करना होगा करेंगे। कैसे देखते हैं, क्या ब्राह्मणों का विरोध होना चाहिए एक इस घटना से? नहीं, मैंने क्या कहा, ब्राह्मण तो ब्रह्म का ज्ञान देने वाला होता है। ब्राह्मण को उस दायरे से अलग रखिए आप। ब्राह्मण तो कहीं इसमें है ही नहीं है। ये तो एक जजमान की बात थी, कथावाचक की बात थी, जिसको ब्राह्मण और यादव और उसमें बना दिया गया। लेकिन पूरे ब्राह्मणों को एक कहा गया कि नहीं, इनको ये गलत नहीं। कई ऐसे देखिए, ब्राह्मण तो मैंने क्या कहा, ब्राह्मण पहले भी पूज्य थे, आज भी पूज्य हैं और आगे भी रहेंगे। ये निश्चित तौर से ये परंपरा कोई हमने थोड़े बनाई है। ये तो वेदों से चली आ रही परंपरा है कि ब्राह्मणों को सर्वोच्च स्थान दिया गया है। तो मैंने कहा कि ब्राह्मण अगर ब्रह्म के ज्ञानी हैं तो हम उनको सम्मान नहीं दे रहे हैं। आदि से उनको सम्मान मिलता आ रहा है। सनातन में भी व्यवस्था है कि उनको हम उनसे सुनते हैं, सही बात है ये। अमूमन ज़्यादातर जो पंडित होते हैं वो ब्राह्मण ही होते हैं, क्योंकि ज्ञान उनको होता है, विद्वता उनको होती है। लेकिन ये है कि अब उसमें और लोग भी आ गए हैं। जैसे जबलपुर में एक यूनिवर्सिटी वो बाकायदे कर्मकांड का सर्टिफिकेट देती है, जबलपुर की यूनिवर्सिटी है। तो वहाँ के लोग कहेंगे, जो लोग कर्मकांड पढ़ के आते हैं वो यहाँ कथा कहते हैं। वो कोई खाली ब्राह्मण नहीं होते, उसमें क्षत्रिय भी होंगे, उसमें और भी बिरादरी के लोग होंगे, बैकवर्ड भी होंगे, तमाम लोग होंगे। और मेरे संज्ञान में तमाम ऐसे लोग हैं जो न ब्राह्मण है, न क्षत्रिय हैं, न किसी और बिरादरी के हैं। मुझे लगता है समाज में जो वर्ण व्यवस्था में सबसे नीचे उन बिरादरियों के हैं, लेकिन वो भी जाके कथा कहते हैं बाहर जाके, लेकिन वो अपने को ब्राह्मण बताते वो भी ब्राह्मण है। ब्राह्मण की आड़ में आप ब्राह्मणत्व को कहीं न कहीं दूषित कर रहे हैं, ये गलत है। आप बताइए कि मैं फला जात का हूँ, लेकिन मैंने डिग्री ली है, मैंने कुछ किया, मैं ज्ञाता हूँ, मुझे ज्ञान है। आप सुनाइए उन लोगों को कथा, जो आपसे सुनना चाहते हैं उनसे सुनाइए। किस तरफ देख रहे हैं कि उत्तर प्रदेश की राजनीति किस तरीके से जातीय हिंसा, जैसे अभी प्रयागराज में हुआ, भीम आर्मी वहाँ पहुँच गई और उसके बाद कौशाम्बी जाने की जिद करने लगी। वहाँ भी ब्राह्मण का ही मैटर था। वो ब्राह्मण बाबूराम तिवारी पहले ही आत्महत्या कर चुके हैं सुसाइड लेके कि पाल समाज के लोग हमको फंसा रहे थे, और एक लड़की का हमारे बेटे के ऊपर आरोप लगाए और उसमें फंसा के हमारे बेटे को जेल करा दिया। जब न्याय नहीं मिला तो खुद सुसाइड कर लिया अपने पेट पर लिख के कि ग्राम प्रधान दोषी। उसी 20 दिन के बाद चंद्रशेखर आज़ाद को लगा कि इसमें भी सियासी रोटियाँ सेकी जा सकती हैं, और वो भी जाने की कोशिश कर रहे थे। पुलिस ने उनको नज़रबंद किया, जिसके बाद भीम आर्मी की जो थी उनके लोग जैसे पथराव के पुलिस की कई गाड़ियों को जला दिए, फूंक दिए, और कई लोगों के ऊपर अब मुकदमा दर्ज हुआ है, NSA के खिलाफ कार्रवाई हो रही है। कैसे देख रहे प्रदेश कहाँ जा रहा है? देखिए, आत्महत्या अगर कोई कर रहा है तो पीड़ित तो वही हो गया तय है। इसमें कहीं कोई राजनीति नहीं होनी चाहिए। पीड़ित अगर कोई था तो परिवार था जिसके व्यक्ति ने, जिसके मुखिया ने आत्महत्या की है, उसमें कहीं कोई राजनीति नहीं होनी चाहिए। अगर राजनीति कर रहे हैं भीम आर्मी के मुखिया जाके वहाँ पे, तो उसको फेस करें जाके। अगर मान लीजिए उनको रोका गया तो उनके लोगों को गिरफ्तार किया गया, फिर उन्होंने कहा नहीं हमारे लोग नहीं थे, आप उनको लेके जाते हैं। उसके बाद जब आपके खिलाफ उनके खिलाफ कार्रवाई होती है, वो दंडता करते हैं, गाड़ियाँ जलाते हैं, तो आप कहते हैं हमारे लोग नहीं थे। राजनीति कीजिए तो स्टैंड लेके कीजिए। मुझे लगता है कि उनके ऊपर और भी तमाम आरोप हैं, उन पर भी उनको स्टैंड लेना चाहिए। वही रोहिणी घावरी एक लड़की हाँ, है और उन्हीं की समाज की है। उन्हीं की समाज की। उन्होंने उसने बड़ा आरोप लगाया कि इन्होंने कई बार उसके साथ दुष्कर्म किया, कई बार शारीरिक संबंध बनाए, और शादी का भी नहीं बताया कि हमारी शादी हो गई है। उसके बाद मामला बढ़ा तो उस पर उसको न्याय नहीं दे रहे हैं, दूसरी बेटी को न्याय दिला रहे हैं। मुझे वही लगता है, मैंने कहा उनके ऊपर इस तरह का आरोप, तो उस पर कहीं आके उनको कहना चाहिए था। उस जो बेटी है जो इस तरह का आरोप लगा रही है, उनको आगे इसको बताना चाहिए कि इसमें क्या सत्यता है। अगर सत्यता आप नहीं बता रहे हैं तो इसका मतलब आप कहीं दोषी हैं। तो आपसे जो पीड़ित है उसको न्याय नहीं दे रहे हैं। आप राजनीति करने जा रहे हैं, जो आपके साथ जा रहे हैं लाठियाँ कहने, फिर आप कह रहे हैं हमारे लोग नहीं हैं। तो कहीं न कहीं ऐसे लोगों के साथ खड़े होने का साहस भी दिखाएं। चंद्रशेखर जी, रावण जी, नाम उनका रावण है, तो काम भी वैसे कर रहा है। अच्छा, इस समय क्षत्रिय समाज को आप कहाँ देखते हो? उत्तर प्रदेश की सियासत में कहाँ खड़ा है? क्योंकि कई तरीके का आरोप लगता है क्षत्रिय समाज पे, खासकर योगी आदित्यनाथ जब से मुख्यमंत्री बने हैं कि अनचाहा पोस्ट कर दे रहे हैं ठाकुरों के। अखिलेश यादव कई बार अपने PC में कह चुके हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि एक ही समाज के चल रहे वो है क्षत्रिय। कैसे देखते हैं, ये राजनीति है या सिर्फ ऐसे ही एक बाउंडर करने की कोशिश कर रहे हैं अखिलेश यादव? मुझे लगता है कि ये सिर्फ राजनीति है, और ऐसा नहीं है। इस समाज के तमाम ऐसे लोग हैं जिनकी पीड़ा हम लोगों तक आती है। कहीं के जैसे समाज में लोग पीड़ित होते हैं, ये समाज भी कहीं के कुछ लोगों से पीड़ित होता है।
ऐसा नहीं कि आज समाज की मुखिया, अगर समाज का कोई व्यक्ति मुख्यमंत्री है तो सारे लोग समाज के लोग ऐसा नहीं, उससे अलग हैं। समाज की जो पीड़ा है वो क्षत्रिय समाज की पीड़ा, सामान्य सी बात है ये। क्षत्रिय समाज मुखिया के नाते, योगी आदित्यनाथ के नाते, ऐसा नहीं कि क्षत्रिय समाज को कोई अतिरिक्त सुविधा दी जा रही हो। तमाम ऐसे एनकाउंटर हुए, क्षत्रिय समाज के लोग उसमें थे। मैं नाम गिनाऊंगा तो आप कम से कम 20 लोगों का मैं नाम बता सकता हूँ। अपराधी थे वो, उनको दंड हुआ, वो मिला, क्षत्रिय समाज के भी थे। और अब नाम दिया जाता है कि नहीं क्षत्रिय समाज के लोग, इस नाते गैर क्षत्रिय जो अपराधी हैं उनको किया जाता है। ऐसा नहीं है। आप जिस भी आईने से जिस तरफ से देखें तो उस तरफ दिखेगा आपको। योगी आदित्यनाथ जी ने कानून व्यवस्था को सुधारने में जिस तरह की भूमिका अदा की है, मुझे लगता है कि प्रदेश ही नहीं पूरा देश इस बात से वाकिफ़ है। हम लोग कहीं बाहर जाते हैं तो लोग कहते हैं इस बात को कि हमारे यहाँ भी मुख्यमंत्री होना चाहिए तो योगी आदित्यनाथ जैसा होना चाहिए। अच्छा, अखिलेश यादव का भी एक इंटरव्यू हमने देखा था, उसमें वो कह रहे हैं कि कृष्ण को मानने वाले दुनिया में बहुत लोग हैं, इसलिए बीजेपी वालों को जलन हो रही है, खासकर क्षत्रियों को। कैसे देखते हैं इस पूरी बात को कि भगवान में भी अब भेद करने लगे राजनीतिक सियासत के लिए? वही चीज़ मुझे लगता है कि अगर राम और कृष्ण में तो कोई भेद ही नहीं है। अगर भगवान राम की जन्मस्थली पे भगवान राम की प्रतिमा लगी, भगवान राम के स्थान पे भगवान राम की मूर्ति लगी, तो मथुरा में भी चल रहा काम। तो भगवान को क्यों बांट रहे हैं भाई? आप ऐसे जातियों को बांट रहे हैं, ठाकुर वर्सेज यादव, ब्राह्मण वर्सेज यादव, इस तरह की बातें कर रहे हैं। अब ब्राह्मण अब उसमें भगवान भी विभेद कर रहे हैं कि उनको जो है कम लोग मानते हैं। अरे राम तो जन जन में है। राम को ये कहा नहीं जा सकता कि राम को कम मानने वाले लोग हैं। कृष्ण को मानने वाले लोग हिंदुस्तान के बाहर भी लोग हैं, ये सही बात है। लेकिन राम तो लोगों की जन जन में, लोगों के रग रग में है। तो इस नाते राम और उनके आराध्य, उनके लोहिया जी कहते थे कि राम तो मैं राम को नहीं जानता हूँ, लेकिन मैं मानता हूँ कि जो करोड़ों लोग राम को मानते हैं, राम को जानते हैं और राम के नाम पे मर मिटने के लिए तैयार हैं, मैं उन राम के नाते इनकी पूजा करता हूँ। तो मुझे लगता है कि राम से या कृष्ण से ये कोई तुलना नहीं है। दोनों लोग भगवान हैं, दोनों लोग आराध्य हमारे हैं, हिंदू समाज के आराध्य हैं, सनातन के आराध्य हैं, और इन आराध्यों को आपस में नहीं बांटना चाहिए। 27 का चुनाव करीब आ रहा है, सभी आरोप प्रत्यारोप का खेल कर रहे हैं, इसलिए भी शायद तमाम जो जातीय हिंसा हो रही है। किसकी सरकार बनते हुए दिख रहे हैं और क्यों? अब हम लोग तो जो देख रहे हैं अभी तक 27 की चुनाव में मुझे विपक्ष कहीं दिख नहीं रहा है। और विपक्ष इसलिए नहीं दिख रहा है कि विपक्ष अपनी भूमिका तलाश नहीं पा रहा है। विपक्ष कहीं न कहीं दिग्भ्रमित है, किस पे विरोध करें। कभी भगवान को आपस में लड़ा रहा है, कभी जातियों को आपस में लड़ा रहा है। तो विपक्ष ही नहीं तय कर पा रहा मुद्दे क्या हैं। जो बुनियादी मुद्दे हैं, कोई भी सरकार हो, कोई भी मुख्यमंत्री हो, कुछ मुद्दे रहते हैं बुनियादी, वो हमेशा कहीं न कहीं अस्तित्व में रहते हैं। उन मुद्दों की चर्चा कम करता है विपक्ष। भगवानों की चर्चा करता है, आपस में लड़ाने की, जातियों की चर्चा करता है। जितनी भी पीसी आपने इधर देखी होगी, कई मुद्दों पे नहीं हुई होगी। मैं दावे से कह सकता हूँ, आप हर पीसी में जाते भी होंगे आप लोग, किसी भी पीसी में मुद्दों की बात नहीं होती, बस वही भगवान और ये जाति। तो मुझे लगता है कि विपक्ष कहीं न कहीं दिग्भ्रमित है, और इस दिग्भ्रमित विपक्ष से उत्तर प्रदेश के लोग कोई आशा नहीं रखते हैं। योगी और अखिलेश में क्या अंतर देखते हैं आप? एक तरफ अखिलेश, एक तरफ योगी आदित्यनाथ। योगी निश्चित तौर से ईमानदार व्यक्ति हैं, भाई भतीजावाद नहीं है, पारदर्शी व्यक्तित्व है। ये सारी चीज़ें कहीं न कहीं योगी जी को अखिलेश जी से अलग करती हैं। और ये जो मैं अलगाव में बता रहा हूँ, ये हिंदुस्तान, उत्तर प्रदेश नहीं, हिंदुस्तान की जनमानस में कहीं न कहीं आ गया है। इस अलगाव के नाते ही योगी हैं, और योगी से किसी की तुलना नहीं है। बीच में ये भी कहा गया कि केसों को जब अमित शाह मित्र बताए तो कहा गया कि अब योगी जी की छुट्टी होने वाली है। बहुत सारे लोग ये अफवाह उड़ाने लगे। हालांकि उस पर आप क्या देखते हैं? राजनीति में फिट बैठ सकते हैं अगर योगी जी को ऊपर भेज दिया जाए तो? नहीं, अब ये राजनीति की बातें हम लोग इस पर बहुत ज़्यादा नहीं कह पाएंगे। लेकिन राजनीति में हर पार्टी के लोग एक दूसरे के मित्र ही होते हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है। उसके बाद भी योगी जी और अमित शाह जी आपस में जो है वहाँ गए, बनारस गए, तमाम जगह दिल्ली गए, मुलाकातें हुई। तो मित्र होना, कहना, ये कोई बड़ी चीज़ नहीं है। राजनीति में तो माननीय अमित शाह जी यहाँ प्रभारी थे, तब वो अध्यक्ष थे, तो मुझे लगता है मित्रों संबंध तो है ही है, और उसको उन्होंने कह दिया। अखिलेश का आज जन्मदिन है, क्या कुछ कहेंगे अखिलेश यादव को? क्योंकि उनके पार्टी के लोग, माता प्रसाद पांडे ने भी कहा है कि अखिलेश 2027 के बाद मुख्यमंत्री बन जाएंगे एक बार फिर प्रदेश के। वहीं भारतीय जनता पार्टी ने निशाना साधते हुए ये भी कहा है कि मुंगेरी लाल के हसीन सपने।
देखते हैं कि क्या कुछ स्थिति बन रही है। अब आज उनका जन्मदिन है, मैं उनको, देश के बड़े नेता हैं, मैं उनको बधाई देना चाहूँगा और मैं ज़रूर कहना चाहूँगा कि बड़े नेता को अपना दिल बड़ा रखना चाहिए। और मुझे लगता है कि मुलायम सिंह यादव से अगर कुछ भी वो सीख पाए तो काफ़ी कुछ अखिलेश जी के लिए, उनकी पार्टी के लिए हितकारी होगा। क्षत्रिय महासभा के प्रदेश अध्यक्ष प्रदीप सिंह जी थे हमारे साथ, उनसे बातचीत की हमने कई सारे विषयों पर, इटावा कांड को लेकर, अखिलेश यादव को लेकर, उत्तर प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को लेकर तमाम तरीके की बातें हुई, आपने बेबाक राय रखी और कई सारे मुद्दों पर खुलकर आपने बातें की है। कैमरा से होगी जितेंद्र के साथ में संजय पांडे, फिल्मटेक्स लखनऊ।